बुक ऑडियो में स्वागत करता हूँ मैं आपका दोस्त ब्रजेश। अजीश नायर का उपन्यास फ़कीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछले अंक में हमने जाना कि कई नई बातें पता चली। काफ़ी दिन के बाद मुस्कान से हुई बात से मन भावुक हो गया। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। मैं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अच्छा ये बता कि ललन भैया कहाँ हैं? वे तो दुकान से अभी आए नहीं है, मुस्कान ने कहा। अच्छा ठीक है। मुस्कान तू खुश है ना? मैंने पूछा। हाँ भैया, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। सुनकर अच्छा लगा कि मुस्कान बहुत खुश है। यही तो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जमशेदपुर क्यों छोड़ा? यहीं ललन भैया को दुकान करना चाहिए था, मैंने कहा। भैया, आदर्श भैया और पापा को जब पता चला हमारे बारे में तो वो हमसे खुश नहीं थे। आदर्श भैया ने इनकी दुकान आकर तोड़ दी थी। यहाँ आना चाहते हो? मैंने पूछा। हाँ भैया, हमें तो बहुत मन है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। मैं आदर्श और तुम्हारे पापा से बात कर लूँगा। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। थैंक्स भैया। अच्छा ठीक है बेटा, मैं रखता हूँ। जैसे मैंने कहा, मुस्कान ने मुझे रोका। भैया, आप खुश हो? मुस्कान ने मुझसे पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर मैं खुद नहीं जानता था। मैं खुद नहीं जानता था कि कभी कभी जो मैं हंस देता हूँ, क्या वाकई ये खुशी थी या बीच बीच में आकर लुप्त हो जाने वाली मात्रिक क्रिया। सुख और दुख वास्तव में होता क्या है, ये पहली आज तक मुझे समझ में नहीं आई। मैं भला मुस्कान को क्या उत्तर देता? हाँ मैं ठीक हूँ अब। भैया, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर की जो मर्जी है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया। शिवान, शिवान। अच्छा ठीक है मुस्कान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैंने इतना कहकर फोन काट दिया। हाँ अम्मा बोलो, मैंने कहा। कल सुबह हम सब माता रानी के मंदिर चलते हैं। मुझे याद है आखिरी बार मैं और कुसुम माता रानी के मंदिर गए थे, जहां मैंने उसकी मांग सिंदूर से भर दी थी। अच्छा ठीक है, मैंने मुस्कुरा कर। अम्मा और रिया बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं अब पुराना शिवन बन चुका हूं, जो हमेशा खुश रहता था और दूसरों को खुशी बांटता फिरता था। शायद अब मुझे भी यही लगने लगा था कि मैं अब अवसाद से निकलने लगा हूं। कुसुम को पूर्णतः भूल पाना इस जन्म में तो संभव नहीं था, पर अब मैं संभलने लगा था। जमशेदपुर से मैं वापस आ चुका था। मेरे आते ही ललन भैया और मुस्कान भी जमशेदपुर पहुंच चुके थे। मैंने आदर्श और मुस्कान के पिताजी से बात कर ली थी। अब उनके मन से भी ललन भैया के प्रति जो गुस्सा था वो जा चुका था। जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं कुसुम को पूर्णतः भूल चुका था, और ऐसा हो भी नहीं सकता था। कुसुम तो मेरे जहन से निकलने वाली नहीं थी, पर इतना ज़रूर था कि अब मुझे आदत सी हो गई थी। अब मैं समझ गया था कि जो मिला उसी को लेकर आगे बढ़ना है। अक्सर मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए अकेले में कविताएं लिखा करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद से बेहतर कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, और यही कारण था कि मैं खुद को ही किसी न किसी तरह मोटिवेट किया करता था। क्या मिला क्या नहीं, जो मिला वो सही, जो खो गया उसका गिला नहीं। ये जिंदगी है, सबको सब कुछ मिला नहीं। वो जीत गया जो कर्म पथ से हिला नहीं। जो रोया नहीं, जो मिला वो सही, जो ना मिला उसका गिला नहीं। मुस्कुराकर चलना सदा, दुख से तेरे हो सकते हैं खुश लोग यहाँ। भले जीवन पथ पर अड़चने हों कई, फिर भी मुस्कुराहट लेकर चलना सदा। क्योंकि जो मिला वो सही, जो ना मिला उसका गिला नहीं। जब जब पथ पर निकला, कई मिलते गए, कई जुड़ते गए, कुछ छूटते गए, पर मंजिल पर से ना नजर हटने दिया। मैं बढ़ा, मैं चला, कुछ मिला तो कुछ खो गया, पर मैं रोया नहीं। क्योंकि जो मिला वो सही, जो ना मिला उसका गिला नहीं। दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी दुबई के लिए। मैं चुपचाप अपनी सीट में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। परसों एक कार्यक्रम था। मैं अक्सर जब भी फ्री रहता हूँ 2 दिन पहले ही कार्यक्रम वाले स्थान में पहुँच जाता हूँ। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में अक्सर गड़बड़ी होने की संभावना अधिक होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो। जब ऑर्गेनाइजर आप पर विश्वास करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि उनके विश्वास को ना तोड़ें। मैं आज भी काव्य पाठ का अभ्यास करना कभी नहीं भूलता। हालांकि याद तो सब कुछ है, पर कविताओं को प्रभावी रूप से पेश करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। श्रोताओं को मोहित करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। एक्सक्यूज मी, मैंने मुड़कर देखा। एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी थी।
लाल रंग का सूट उसके गोरे शरीर पर खिल रहा था, पर उसमें वो आकर्षण नहीं था जो कुसुम में था। कुसुम के जाने के बाद मैं कई लोगों से मिल चुका, पर उसमें जो बात थी वो शायद किसी में नहीं थी। यस, मैंने कहा। क्या मुझे आपकी ये विंडो सीट मिलेगी? उसने बड़ी विनम्रता से कहा। मुझे खुद विंडो सीट पर बैठना बहुत पसंद है। मन तो कर रहा था कि मना कर दूं। विंडो सीट क्यों? मैंने पूछा। मुझे बादलों को देखना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया की खिड़की से किसी दूसरी दुनिया को देख रहे हैं। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। इस दुनिया की खिड़की से दूसरी दुनिया को देख रहे हैं? वाह, बहुत खूब कहा आपने, मैंने कहा। वाकई उसका उत्तर बहुत सुंदर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपनी सीट दे दूं। शुक्रिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे भी दूसरी दुनिया देखनी है। बेहतर यही होगा कि आप अपनी जगह और मैं अपनी जगह पर बैठे। मैंने सीधे जवाब दिया, बिना संकोच किए। अम्मा कहा करती थी कि जिंदगी में ना कहना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हमेशा हाँ कहने की आदत आपको आम बना देती है। उसने मुझे गुस्से से देखा, ऐसे लग रहा था कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। निर्दयी, उसने धीरे से कहा और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। कुछ कहा आपने? मैंने पूछा। नहीं तो, आपने कुछ सुना क्या? उसने पूछा। जब आपने कुछ कहा ही नहीं तो भला मैं कैसे सुन पाऊंगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो फिर से मुझे गुस्से से देखने लगी। इस तरह मुझे घूर रही थी कि जैसे वो झपट कर मुझे नोच ही लगी। मैंने चुपचाप नजर हटाई और फिर से मैगजीन पढ़ने लगा। शायद उसे मेरा ये बर्ताव पसंद नहीं आया। शायद यही सोच रही होगी कि कैसा इंसान है, इतनी खूबसूरत लड़की सामने बैठी है और ये है कि देखता ही नहीं। पर सुंदरता की परिभाषा मेरे जो दिमाग ने गढ़ी थी उस पर वो फिट नहीं बैठ रही थी। मेरे लिए सुंदरता का अर्थ कुसुम हो जाना है, जो आजकल की लड़कियों के लिए शायद कदापि संभव नहीं। कुछ देर वो चुप रही, फिर उसने बातों की शुरुआत की। वैसे मेरा नाम कावेरी है, उसने बिना पूछे ही बता दिया। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। लगता है कि दूसरी दुनिया को देखने का शौक रखने वाली ये लड़की वाकई इस दुनिया की नहीं है। बड़ी विचित्र थी वो। अच्छा नाम है आपका? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मम्मी ने रखा था, उसने कहा। बढ़िया। वैसे आपका नाम क्या है? उसने पूछा। शिवन कुमार फकीरा। वो कुछ देर सोचने लगी और फिर उसने पूछा, मतलब कि आप लेखक वाले फकीर हो? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दुबई जा रहे हैं सम्मेलन में? उसने पूछा। पता नहीं उसने कैसे अनुमान लगाया। हाँ, पर आपको कैसे पता? मैंने पूछा। क्योंकि मैं भी वहीं जा रही हूं। यह मेरा पहला कार्यक्रम है देश के बाहर, उसने खुश होते हुए कहा। बढ़िया, बधाई और शुभकामनाएं। फिर मैं मैगजीन पढ़ने लगा। शायद वो यही सोच रही होगी कि मैं बहुत अजीब टाइप का बंदा हूं। उससे शायद मेरी तरह किसी ने नजरअंदाज नहीं किया होगा। शायद उसे अपनी खूबसूरती पर संशय रहा होगा। तो कावेरी के साथ ये मुलाकात क्या रंग लाने वाली थी, जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।